अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जो ईरान पर इसराइल का हमला हुआ है और फिर लेबनान पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है और फिर रिटेलिएशन में जो रद्द अमल में जो ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है या सियासी तौर पर जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड हुआ है, यानी ग्लोबली हुआ है। इस पर बात करेंगे। के सामना की हुकूमत है, इन लोगों ने ये नहीं तैयार किया हुआ था, पार्टी मैनिफेस्टो था कि हमने कोई जंग नहीं करनी क्योंकि हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत खराब है, लॉकडाउन कोरोना की वजह से, ब्रेग्जिट की वजह से। लेकिन दबाव इतना आया कि सामना रेजिस्ट नहीं कर सके और इन्होंने भी इस जंग में कह रहे हैं कि अपने दफा में या हम ये हमने फैसला किया और अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे और हमने अड्डे दे रहे हैं। लेकिन डिवीजन बड़ी जबरदस्त है। ये जो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है, योर पार्टी है, जर्मी कोबन है, आजाद ग्रुप है, बहुत सारे एमपीज हैं। विद इन लेबर पार्टी बड़ी रेजिस्टेंस है, मुसलमान भी है, गजा की वजह से जो कुछ हुआ है। तो सोहेल मुनव्वर साहब साबिक कौंसलर है, डिप्टी लीडर है इस्लाम बार कौंसिल के साबिक। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और जावेद राठौर साहब ने शिकागो अमेरिका से ज्वाइन किया। साफी है, सीनियर तजिया नगार हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इंटरवेंशन इनका होता है। तो सोहेल साहब, ये यूके ने ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के पहले से ये कोई सेटअप था, अंडरस्टैंडिंग थी, और ये जो आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये जस्टिफाइएबल है? ऐसा कोई प्रेशर आया होगा? सर देखें, जिस वक्त इस टाइम जिस तरह पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हिली हुई है और जिस तरह अमेरिका दंदनाता फिर रहा है और मेरा ख्याल में कि ये जो पहले ये सारी बातें हुआ करती थी बिहाइंड क्लोज डोर और डिस्कशन होती थी और फिर हमारे सामने इस तरह के आते थे कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और हमने उनको करना है। अब उससे बाहर आके बिल्कुल ये जो बैकडोर की पॉलिटिक्स थी या फ्रंट डोर पे आ गई और हमने एक दफा पहले मुशर्रफ साहब को भी इल्जाम दिया कि उनको कहा गया डू मोर और either you with us or not. So these kind of things are openly said and going on now. और उसको मद्देनजर आप देखिए इंग्लैंड के पास कितनी चॉइसेस हैं और किसी भी वर्ल्ड के मुल्क के पास है और उसमें बेहतरीन तरीका यही है कि मेरे मुताबिक कि जितनी डिप्लोमेटिकली आप इन चीज़ों को हैंडल कर सके और अपने आप को जिस तरह इसकी लपेट में ना आए बगैर, क्योंकि आजकल जिस तरह वो अगर आप थोड़ी सी भी उनकी नाराजगी लें और वो एक मिनट में आप पे कभी सैंक्शंस लग रही हैं, कभी आपको, तो उसको बचाने के लिए मेरा ख्याल है इट्स हैज टू बी अ वेरी वेरी डिप्लोमेटिक वे। और मेरा ख्याल है कि पूरा दुनिया ही और स्पेशली जो इस तरह के मुल्क है, हमारा हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये हो गया और ईरान और एवरीथिंग, इट्स इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आई थिंक ऑल्दो इट लुक्स लाइक इट और बीइंग मी एज अ मुस्लिम और अगर देखूं तो ये तो बड़ी गलत बात है, लेकिन एज ए कंट्री अगर आप देखें कि वेयर उसका मफाद बैठता है और किस तरह वो अपने आप को इस जंजाल पूरा जो चल निकला है इसमें से अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करते हैं। आई थिंक एट द मोमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रीज हैज टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल एंड अंडर द रेडार रह के अगर इस तरह करें तो यही मेरे ख्याल है बनती है। और मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली चाहे पॉलिटिकली कोई भी किसी की हो, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जेन में रखते हुए और कैसे अपने आप को एक सेफ गार्ड किया जा सकता है, उसमें यही है कि अलाइन किया जाए। और ये शायद आपको बात अच्छी ना लगे इतनी, लेकिन इसमें अगर आप देखें कि मुल्कों के मफाद और इस तरह जिस तरह जो एक रवा रवी चली हुई और एक मिनट में सिचुएशन चेंज होती है, उसके मद्देनजर रखते हुए इट डजंट लुक वेरी बैड डिप्लोमेसी, बिकॉज कल उसका क्या मूड होता है और किस तरह वो बैठता है, लेकिन आज अगर वो ना हो तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज टेकिंग इज स्टांस, इट इज द केस। आई थिंक आप किस तरह तेजी से सिचुएशनें चेंज हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में और जिस तरह कंट्रीज और लपेट में आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है अपने आप को बचाने का ये मेरा ख्याल हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। 70 साल की एक हिस्ट्री में ऐसे 70 साल का टाइम आया कि जिसमें ओपनली वॉर्स नहीं हुई और कुछ कानूनियत थी, कुछ यूएनओ की
करके इन्होंने 70 साल पूरी दुनिया को ऐसे चलाया कि जिसमें जो माइट इज राइट का राइट चल रहा था, या जिस तरह ताकतवर सब खा जाता था, तो वो उसको उसमें थोड़ी सी कमी आई। लेकिन अचानक अब फिर वो रवा रवी चल निकली है कि माइट इज राइट कह लें या जंगल का कानून कह लें कि जिसमें कुछ भी हो रहा है। तो उस सारे को ज़हन में रखते हुए वन कंट्री हैज टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक कि आप हम बिल्कुल अपने आप को बचा के लेकिन चल इससे सकें। इससे क्या ब्रिटिश पब्लिक यानी मुतमईन हो जाएगी जो कुछ पोजीशन ले Certainly रही है? not, certainly not. As you can see, at the moment, two very strong opinions are out, left side of it and right side of the politics. जहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा इसको पजीराई दी जा रही है अमेरिका को, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जा रहा है ह्यूमैनिटी, और उनको मद्देनजर रखते हुए तो ये बिल्कुल एक गलत मूव है कि आप एक ऐसी बदमाशी का साथ दे रहे हैं कि जो कि दुनिया में हो रही है। लेकिन मुझे ये भी थोड़ा सा, अगर इसको ग्लोब का थोड़ा सा पीछे रख के देखा जाए, तो ये भी नजर आता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर योर कंट्री एंड व्हाट इज बेस्ट सॉल्यूशन एट द मोमेंट एंड हाउ कैन यू सेफ गार्ड अराउंड इट, क्योंकि ये आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनकी जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, और मैं आगे भी कई दफा कह चुका हूँ कि चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को भी कई दफा ब्लेम किया जा रहा है कि वो इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि जहां वजीर आजम साहब के पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो पॉलिश कर रहे हैं जो भी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बहुत ही अपने आप को से अपने मुल्क के मफाद को देखना, अपने आप को बचाना है, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों के मुल्कों के मफाद होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। जावेद राठौर साहब, सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने है। What do you see सर के जो पोजीशन डेवलप हो रही है इस वक्त, जो हालात बन गए हैं, लेबनान भी है, कैसे, what do you read about it? मैं समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा जो दुनिया एक क्राइसिस फेस करने जा रही है, और जो रेकलेस बिहेवियर है अमेरिका का और इसराइल का, और इसको अगर रोका ना गया तो कुछ भी हो सकता है और दुनिया एक बड़े बहरान और तबाही की तरफ जा सकती है। चूंकि ये तो देखते नहीं है कि जो करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप देखें, अफगानिस्तान में हमला किया, वहां हजारों लाखों लोग मारे गए। जो इनके फेवर करते थे उनको छोड़ के आगे तालिबान के रहमो करम पर आ गए। इसी तरह इराक में गए, वहां बड़ी तबाही हुई, उनको छोड़ दिया। फलस्तीन में जो कुछ हुआ आपके सामने है। अभी ये जो अरबी हैं जिनके ऊपर उसने हमला किया ईरान ने, तो इनको तो गारंटी दी हुई थी तहफ़्फ़ुज़ की, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया। तो अमेरिका के सामने एक्चुअली एक वर्ल्ड पावर है, और वो पावर मेरा ख्याल है अपने आप को रिटेन करने के लिए आप पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि इनको जो मसला दरपेश हुआ मेरे ख्याल में वो ये हुआ कि पहले तो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, लेकिन जब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता 5वें 6ठे नंबर से वो दुनिया की दूसरी इकानमी बन गया, $20 ट्रिलियन तक पहुंच गया, और अपने मुल्क के अंदर भी बेतहाशा तरक्की कर ली, और फिर वो ब्रिक्स बना ली और एक दूसरी करेंसी मुतारफ कराने लगा। तो इनको जो है ना खदशा हुआ। तो पहले इन्होंने ये किया कि सोच चाइना सी के रास्ते और इंडिया के जरिए कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि चाइना ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है नॉर्थ की तरफ से, और वो सी पैक के जरिए यूरोप में, ईरान से मिडल ईस्ट में मार्केट बनाना चाहता है, तो अब इनका डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है। तो इन्होंने फिर उस रास्ते को बंद करने के लिए ये पॉलिसी बनाई। मैं समझता हूँ उसी पॉलिसी के तहत जो है पाकिस्तान में भी रजीम चेंज किया गया, और उसी पॉलिसी के नतीजे में अभी जो कुछ भी हो रहा है, और जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग है उसके पीछे भी वो पॉलिसी मुझे नजर आ रही है। और फिर आप देखें ना कि कितनी जो है चालाकी से अब ये है कि ये 4-5 मुसलमान जो अरबी हैं वो ईरान के ऊपर अगर वो वार करेंगे, अटैक करेंगे वापस में, तो ये आपस में ही लड़ेंगे ना। तो पहले तो यूरोप की दुनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उन्होंने तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर रिजॉल्व दिखाया, कुछ थोड़ा सा उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेट गए वो सारे अपॉर्चुनिस्ट थे, और वो अपॉर्चुनिस्ट मुसलमान ममालिक थे, वो अपने अपने मफादात के लिए लेट गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हाल यही है कि अब ये सारी दुनिया इकट्ठी होके यूनाइटेड नेशन को वो ज्यादा एक्टिवेट करें, उसको एम्पावर करें, और उसके जरिए जो इस हाथी को कंट्रोल करें।
लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो फिर डिजास्टर होगा। डिजास्टर सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, अमेरिका के लिए भी होगा, सारी दुनिया के लिए होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, वो तो घंटों में आपको एक बड़े शरीर से दूसरे में जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इज एट द रिस्क। और मैंने इसीलिए कहा था जब प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, तो मुझे किसी साफी ने पूछा, तो मैंने कहा जी कि ये ऐसे ही है जैसे बुल इन चाइना शॉप। तो अब यही लग रहा है कि वो उन्होंने जो है एक हाथी व्हाइट हाउस में बैठ गया और वो सारी दुनिया को ऊपर से नीचे कर रहा है। तो इसके लिए सीरियसली स्टेप्स लेना होंगे, वरना अगर इनको इनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया तो ये जो पार्टनरशिप है ना, 3 लोगों की पार्टनरशिप, मोदी की, नेतन्याहू की और ट्रंप साहब की, ये पार्टनरशिप दुनिया को लेकर डूबेगी। सही। अच्छा, सोहेल साहब, एक तो जावेद राठौर साहब ये कह रहे हैं कि चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है बिजनेस वाइज, और वो जिस तरह पेनिट्रेट कर रहा है दुनिया के अंदर, खास करके मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर, उसको कंटेन करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। ये एक डायमेंशन है। दूसरी बात ये कि अपनी हेजेमनी को या इसराइल की हेजेमनी को कायम करना है, जो इनफैक्ट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस ही, बल्कि बाज लोग ये कहते हैं कि ये अमेरिका की एक रियासत ही है। तो इसके अलावा ऑयल है, ज़ाहिर है वहाँ पर फाइनेंशियली भी गेन होगा, ऑयल बिकेगा, बहुत सारी और चीजें हैं, इनके फुट वहां पर ग्राउंड पे चले जाएंगे। फिर वो जो सीरिया में हुकूमत कायम हुई है, या फिर जो बाकी जगहों पे हुकूमतें कायम हुई हैं, यानी कि जो इनकी मर्जी के या रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं अमेरिका की के मुताबिक, या हमारे पाकिस्तान की भी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट वो भी उनको भी शामिल कर दें, तो ये अहदाफ हो सकते हैं। ये इसके अलावा आप कुछ देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपको जैसे आप जानते हैं, आप बड़े सीनियर इस लेवल पे, कि थैंक यू। हर वक्त सो मेनी मूव्स आर ऑन द ग्राउंड, और उसमें कितनी अचीव हो जाती हैं और कितनी नहीं होती हैं। तो ये हर वक्त तो ये तो पॉलिसीज चल रही होती हैं। एट द एंड ऑफ ए डे, जैसे कहते हैं कि इजराइल इज डोमिनेटिंग द व्हाइट हाउस, और दे आर वर्किंग ऑन दिस शॉर्ट विंडो के जितनी अरसा ये ट्रम्प का टाइम है, इसमें वो जितनी भी अचीवमेंट कर सकें, चाहे लैंड ग्रैबिंग है, चाहे अपना फुट होल्ड इन द मिडल ईस्ट है, चाहे जो भी उनका एजेंडा है, दैट इज क्लियरली गेटिंग ए तकवीत। और जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उसका भी बड़ा क्लियर है कि वो कन्फ्रंटेशन में नहीं जाते हैं डायरेक्टली, और वो इकोनॉमिकली प्ले करते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू पुट देयर स्टैम्प ऑन के वो क्या करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या जो मुल्क इसकी जद में आएंगे, या जो ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, तो वो बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है भी। और इसके साथ साथ हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स आउट, एंड हाउ दे कैन कंट्रीज कैन प्ले दिस टाइम, पासिंग टाइम। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कैसे रखते हुए कि आप इससे बच सके, इस एक बुरे टाइम जो चल रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ईरान है, चाहे मिडिल ईस्ट है। ईरान को भी मैं कहूँगा कि एक तरफ ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर डिप्लोमेटिक एफर्ट इज नॉट एज एक्टिव और एज प्लेइंग विच इट शुड बी, कि इसको डिफ्यूज किया जाए, और जो गुफ्तगू होती है, जो लिंगर करते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक somebody has to be bigger than जो बड़े लीडरों की जरूरत है, जो हमारे कंट्रीज के पास नहीं है, जो कि बड़ी पिक्चर्स को देख सके। एंड दिस इज ऑल आई कैन से। कुछ मारे गए हैं, कुछ जेलों में। बहरहाल एनीवे, एक सवाल आपसे और एक जावेद राठौर से। ये जो केस टामना के ऊपर सर, ये पीटर मेडरसन के हवाले से अमेरिका में जो उन्होंने सफीर तैनात किया था, ये जानते बूझते हुए कि उसका पीटर फाइल जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक था, और सजा पाने के बाद भी उनका ताल्लुक था, इनको सफीर तैनात किया गया। तो वो जो अभी तक चीजें सेटल नहीं हुई है, और उसका नुकसान हमने देखा कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर में, गोथम में इनको सीट भी हार गए, एक जो इलेक्शन में जो इनकी सेफ सीट थी। आप समझते हैं कि ये जो केस टामना की मूव है ज्वाइन करने की अमेरिका को, या अपने डिफेंस में ही कह दें,
وہ ایشو وقتی طور پر دب جائے گا یا وہ پھر سر اٹھائے گا؟ چونکہ مئی میں الیکشن ہے اور پارٹی نے کہا کہ نہیں الیکشن تک کم از کم انس سرور نے تو استعفیٰ دے دیا تھا اور ساری پارٹی مل گئی تھی. تو اس پر ذرا کمنٹس کر دیں کہ یہ ان کا وہ جو بیگیج ہے وہ ابھی تک لنگر اراؤنڈ کرے گا، یہ کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، دباؤ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا؟ دیکھیے 26 فروری کا جو بائی الیکشن تھا اس پہ بہت نظریں تھیں اور وہ اسی کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ دس از بی ٹرینڈ سیٹنگ فار دا کاؤنسل الیکشنز اینڈ آلسو آفٹرورڈس. تو وہ بڑی ظاہری طور پہ سامنے آیا ہے کہ دیر از اونلی ٹو ویوز آر ایکسیپٹیڈ ایٹ دا موومنٹ، ادھر ویدر ایکسٹریم لیفٹ اینڈ ایکسٹریم رائٹ. اور جو مڈل گراؤنڈ میں کھیلتی ہیں یا سینٹرس میں پالیٹکس ہے اس کی وقتی طور پہ بالکل ایٹ اٹس لوئسٹ لیول. اور آپ نے اس کا جو ریئیکشن اینڈی برنم کی نان سلیکشن اور یہ جو دیکھ پا رہے ہیں، دس از ویری نارمل ان پالیٹکس کے جس کے جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ انٹرنلی آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیک ڈور پہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور یہ بڑا نارمل ہے. اور ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک ایز یو سیڈ کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہو رہا ہے وہ انٹرنلی تو سوٹ کر رہا ہے ان کو کہ ٹاپک ہیز بین مووڈ، بٹ ریفلیکشن از ویری اسٹرانگ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوکل الیکشنز ہیں اس میں بھی ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور ویسے بھی جنرلی بھی یہ دیکھا جاتا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی سینٹر میں رول کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ریفلیکشن، ان کے ڈیسیژن کا ریفلیکشن آپ کو کاؤنسل الیکشنز اور کاؤنسلز میں ملتا ہوتا ہے. دیٹس اے ریگولر. اور یہ ان کی ویری کیلکولیٹڈ موو ہے میرے پوائنٹ آف ویو. لیکن ابھی جو وہ چیز گئی نہیں، چونکہ اخلاقی طور پر دباؤ تو ہے کہ آپ کی پوزیشن ڈاؤٹ فل ہے، انکوائری بھی ہو رہی ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی رزلٹ آ سکتا ہے. لیکن انٹرنل اس جنگ کو امریکہ کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے؟ کانگریس کیسے دیکھ رہی ہے؟ سینٹ کیسے دیکھ رہی ہے؟ پبلک میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ جنگ تو ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ میرے خیال میں 2 دفعہ خطاب بھی کر چکے ہیں، اگرچہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے الیکشن میں کہا تھا کبھی کوئی امریکن سولجر باہر کے ملکوں میں اب یعنی مارا نہیں جائے گا. 3 لاشیں یا 4 لاشیں بھی آ چکی ہیں، زخمی بھی لوگ ہیں. تو اس کا ریئیکشن کیسے آیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے تو اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا ہے، وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. لیکن جو ریپبلکن ہے، ریپبلکن میں بھی تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہیں، اور بڑے کم لوگ ہیں جو اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا انڈورس کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی پرابلمس تو ہیں، اور اگر اور لاشیں آئیں گی اور جنگ اور پرولونگ کرے گی، انفلیشن زیادہ ہوگا، اکانومی ہرٹ ہوگی، تو پھر لوگ ظاہر ہے کہ زیادہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، باہر آئیں گے، اس کے خلاف بولا جائے گا. تو زیادہ عرصہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج کرنا ہے تو وہ جب تک بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو وہ چینج نہیں کر سکتے. اور بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوویت یونین جا کے افغانستان میں جا کے وہ پھنس گیا تھا، ایسے یہ پھنس کے رہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ان کی بڑی جو مس کیلکولیشن تھی اور بیڈ موو تھی، اور وقت کے ساتھ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کیا بلنڈر کیے ہیں. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کو کوئی لیگل کور نہیں ہے، کانگریس جو ہے اس کا اپروول نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن کی کوئی قرارداد نہیں ہے، یہ لون ایکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یا اس کے اندر جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو اسرائیلی لابیسٹ ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ فیصلہ کروایا ہے؟ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی ڈیپ اسٹیٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے اور اسرائیلی لابی بھی ہے اور کچھ پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل دوستیاں بھی ہیں. اور جو نیگوسیشن کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ ایک ٹرمپ کے سان ان لا تھے اور دوسرے بھی ان کے فیملی ممبر ہی سب میں وٹکاف. تو ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں، جوائنٹ وینچر بھی ہیں. وہ پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی کے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں اور دنیا میں بھی کیے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، پس منظر میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں کانگریس شامل نہیں ہے اور کوئی لیگل کور نہیں ہے. اتنا تو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے کہ وہ ون ٹائم کوئی اٹیک کرنا ہو تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ون ٹائم تو نہیں ہے نا، یہ تو اب لمبا ہو گیا اور لگتا ہے کہ لمبا ہو جائے گا. پری ایمپٹیو اسٹرائک کہا تھا، تو پری ایمپٹیو تو نہ تو ہوئی یہ نا. پری ایمپٹیو ہے ہی نہیں، ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اس کے پاس تو کچھ ایسے
आर्सनल्स नहीं थे कि वो जो डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर सकें। तो ये सारी एक कहानी गढ़ी गई है इसराइल के कहने पे। और बल्कि मुज़ाकरात जब कामयाब हो रहे थे, ओमान के तो वज़ीर ख़ारजा ने कहा था हम एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए, तो फिर नेतन्याहू ने पुश किया कि नहीं, इससे पहले कि एग्रीमेंट हो जाए और हमें जस्टिफिकेशन ना मिले, तो उसने फिर इनको कन्विंस करके ये जंग शुरू करवा दी। तो ये तो इसराइल ने शुरू कराई है। अच्छा, ये जो ईरान की डिफेंस की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, उसको अब कितने अरसे तक इन अटैक्स में दफा में सस्टेन करता हुआ देख रहे हैं? Sir, it's a very difficult situation for Iran to where it is, and और उसका आप एक मुजाहरा ये है कि एक ही दिन में एक ही हमले में they go and basically destroy your the extreme जो आपकी प्राइम लाइन है। तो इससे बहुत से इंडिकेशंस आते हैं कि देयर माइट बी और इतने अरसे एम्बार्गोस के अंडर रहने के बाद, इतने अरसा जो सैंक्शंस के रहने बाद, और आई एम श्योर दे वर सो, तो दे माइट नॉट बी इन अ वेरी स्ट्रांग सिचुएशन। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको अपना पता है कि वेयर वी आर, आई थिंक योर डिप्लोमेटिक एंड फेलियर ऑन दोज लाइंस कि उन्होंने उस चीज को नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अगर इनोसेंट लोग मर रहे हैं या एक बहुत ज्यादा आपकी कैजुअलिटीज होती हैं, तो उसमें मैं उसको एक होता है कि हम जज्बाती हो के बड़े बड़े नारे लगा दें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो उस चीज को आप नहीं डिफेंड कर पा रहे और अपने आप को नहीं बचा पा रहे, एक वेव जो चली हुई है आपके इर्द गिर्द और उसको गुजरने नहीं दे पा रहे, तो आई थिंक दैट आल्सो फॉर मी इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि आपको जो है आपकी जो डिप्लोमेटिक एंगल्स हैं वो ठीक नहीं है। अगर आपको अपनी पोजीशन हर वक्त पता होती है, चाहे वो आपका घर की पोजीशन है, चाहे आपकी घर की या बिजनेस की, चाहे मुल्क की, इसमें अपने आप को कैसे कवर करना है, कैसे अपने आप को फुट फ्रंट करो, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर है भी और नहीं भी है तो व्हाई वी आर इनटू दैट सिचुएशन कि आप कॉन्फ्रंटेशन की इतनी सामने चले जाएं कि आप जिसको सस्टेन ना कर पाए, और इसको कितना लंबा करते हैं उसमें हर वक्त नुकसान, तो सिर्फ वो तो हजारों मील दूर से आके सिर्फ तबाही कर रहे हैं और उसमें इनोसेंट लोग मर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डिफेंडिंग और प्लेइंग द गेम, चेस गेम जिसे कहते हैं वर्ल्ड की। तो मैं इसको थोड़ा सा उस तरह देखता होता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। कि देखें, जब वेनेजुएला में जो इंसिडेंट हुआ था, अगर उस पे सारी दुनिया जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करती तो फिर ये इम्बोल्डन ना होते। तो उसके बाद जब किसी ने कुछ नहीं किया तो ये और ज्यादा इम्बोल्डन हो गए, तो फिर आप वहां पहुंच गए। अगर उसको किसी तरह कंकर कर लेंगे तो फिर देयर इज नो लिमिट। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द टाइम के टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, पीपल हैव टू कम आउट। जो दुनिया के लोग हैं, जो लीडरशिप है, उसको सामने आना पड़ेगा। वो आपके बकौल है ही नहीं लीडरशिप, तो सामने कौन आएगा? नहीं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कि इट्स वेव चली हुई है, और इसमें क्या है कि जब तक हर कंट्री जो है वो आपसे जब डिस्कस करता है तो वो अपने मफादात को सामने रख के करता है। अगर जितने भी कंट्री लेवल पे जो चीजें होती हैं वो मफादात की बेस पे होती हैं, और अगर आप कहें कि यूनाइटेड एक बड़ा कंसोर्डियम क्रिएट हो जाए, उसको मैं एक जरूर हो जाती होती हैं, लेकिन आज के दौर में सामने रखते हुए या जितनी सेंसिटिव है, और मेरा तो ख्याल है कि जितनी जल्दी ट्रम्प का ये टाइम गुजर जाए और एक कोई सेंसिबल अप्रोच निकले अमेरिका से, उस वक्त तक आप अपने आप को जितना अंडर द रडार रख सके वो बेहतर है, क्योंकि एट द मोमेंट इट्स जस्ट लुक लाइक एक क्या कहें आप, इसको सुल्तान रही के अपस्टीन प्रेसिडेंट का दौर गुजर जाए। अच्छा, मैंने प्रोग्राम कंक्लूड करना जावेद साहब, मैं यहाँ इस बात को जरूर इंडोर्स करता हूँ कि जंगों के अपने कुछ तकाजे होते हैं। इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी कौम आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, एक ईरान का एक बहुत बड़ा जो अवाम की अक्सरियत है वो नेशनलिस्ट है, वो आइडियालॉजी के साथ है, ये चीजें नहीं देखती। कुछ 46-47 साल पुरानी रजीम है, जो कुछ उन्हें बताया गया ज़ाहिर है वो उसको बाई करते हैं, लेकिन वहाँ भी अपोजिशन मौजूद है, लोग मौजूद है, गद्दार भी हैं जो स्पाई करते रहे और मज़ारे भी होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमारा प्रोग्राम लंबा हो गया। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी आप फॉलो करें और शेयर भी करें, ताकि जब भी मैं दोबारा अपीयर हूँ आप तक हमारा ये पैगाम जो है फौरी तौर पर पहुंच सके। ये रमजान उल मुबारक का महीना है, इबादत का महीना है,
لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگوں تک اپنا میسج پہنچایا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.